गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो हमारा अध्याय जो 1 था वो हमने पूरा कर लिया था और आज हम उसका अध्याय 2 शुरू करेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा संघवाद, फेडरलिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर था वो पूरा किया था। उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका दो देशों की बात की थी कि किस प्रकार से वहां पर जातीय बनावट थी और किस प्रकार से उस जातीय बनावट के अनुसार वहां पर सत्ता की साझेदारी दिखाई गई। आज उसी से आगे की बात करेंगे कि संघवाद, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें देश के लिए एक केंद्र सरकार होती है तथा अलग अलग प्रांतों के लिए प्रांतीय सरकारें होती हैं। यानी कि संघवाद को अगर सीधे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं हम कि जिसमें एक व्यक्ति या एक शासन के स्वरूप के हाथ में सारी शक्तियां ना हो, जैसे कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार, इनको हम राज्य सरकार भी भारत में जैसे कहते हैं। तो अलग अलग स्तर की सरकारों में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। संघ व्यवस्था में केंद्र अधिक शक्तिशाली है, लेकिन ये भारत की बात मैं कर रही हूँ, कई देशों में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो अगर भारत में देखें तो हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार जो है, जो पूरे देश की जो सरकार है वो क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है। सत्ता की साझेदारी अध्याय में हमने श्रीलंका और बेल्जियम पर गौर की। बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव किए गए उसमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। अब आप याद करें तो पिछले लेसन में हमने बात की थी बेल्जियम में कि बेल्जियम में जो केंद्र के हाथ में जो शक्तियां थी उनमें कमी करना लोगों चाहता था, संविधान ने उसमें बदलाव किए और प्रांतीय सरकारों को भी क्या दिए, उनके अधिकार दिए। बेल्जियम इससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनके अधिकार थे, लेकिन उनको ये केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। अब ये नहीं कहते कि वहां पर पहले ऐसी स्थिति नहीं थी कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकार नहीं थी, लेकिन पहले जो प्रांतीय सरकारें थी वो क्या थी, वो केंद्र सरकार के अधीन थी। लेकिन अब वहां पर ऐसा नहीं है। सन 1993 के कुछ बदलाव हुए थे। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था 4 संशोधन किए गए थे वहां पर संविधान में और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए अब ये केंद्र पर निर्भर नहीं रही। अब बात करते हैं कि इस प्रकार बेल्जियम में जो सरकार बनी वो कैसे बनी, शासन की पद्धति कैसे बनी। एकात्मक शासन पद्धति की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली गई। संघीय, अब आप समझ गए होंगे कि एक सत्ता के एक प्रकार की सरकार के हाथ में सारी शक्तियां ना होना, उनका बंटवारा हो जाना। तो अब बेल्जियम में एकात्मक तो पहले थी क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास थी, केंद्र के पास थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब वो क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। तो अब क्या पद्धति बन गई, वहां पर संघीय शासन प्रणाली वहां पर अब अपना ली गई है। श्रीलंका में अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास सारे अधिकार। अब श्रीलंका में जैसे हमने देखा था कि वहां पर भी जातीय बनावट काफी कठिन जटिल थी, लेकिन अब भी वहां पर क्या है, जो वहां के सिंहली हैं उनके हाथ में सारी शक्तियां। तो वहां पर कैसी व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें से एक सरकार पूरे देश के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार, और जिसके अधिकार में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और इसके बाद आती है राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। अब जो दूसरी सरकार वो कौन सी है, राज्य सरकार भी बोलते हैं इनको, कई देशों में इसको प्रांतीय सरकार भी बोलते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है और बाकी इकाइयां उनके अधीन रहकर काम करती हैं। अब आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन इस लेसन का आता है बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको बता देती हूँ। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। इसकी 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं जिनको हम डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। तो जो संघीय व्यवस्था है उसमें कुछ विशेष बातें हैं, वो ये हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकार होती है, केंद्र और राज्य सरकार। जो ऊपर मैंने आपको बताई, केंद्र सरकार राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करती है और राज्य सरकार स्थानीय समस्याओं का हल करती है। इसी को देखते हुए संघीय सरकार की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहला तो संघवाद में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी कि एक प्रकार की सरकार नहीं होती है, उसके स्तर 2 या 3 केंद्र, राज्य। और जैसे भारत में अगर देखोगे आप तो जैसे पंचायती व्यवस्था है तीसरा स्तर, और नगरों में नगर पालिका है। और अगर हम बेल्जियम की ही बात लेके चले तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार जैसे बनाई गई थी, जो एक धर्म जाति के लोग अपनी सरकार बनाते थे, सामुदायिक स्तर की सरकार। तो ये 2 स्तर की भी हो सकती है और 2 से अधिक स्तर की, 3 स्तर की वजह से हो सकती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कर वसूलने, कानून बनाने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अब अगर आप देखें तो हम हैं तो सभी भारतीय ही,
अब जो हमारी केंद्र सरकार है या फिर जो हमारी राज्य सरकार, जैसे हरियाणा सरकार की मैं बात करूं तो हरियाणा सरकार भी हरियाणा की जनता पर का प्रशासन करती है, और हमारी जो केंद्र सरकार वो भी तो पूरे देश पर है, तो हरियाणा भी तो उसी के अंदर आ जाता है, तो हरियाणा प्रशासन करती है। यानी कि जो नागरिक समूह है वो तो एक ही है, लेकिन जो काम बटा हुआ वो अलग अलग। जैसे कर वसूलने काम हरियाणा में हरियाणा सरकार का है, पंजाब में पंजाब सरकार का, कानून बनाने का काम है, प्रशासन का अपना अपना अधिकार उनको दिया गया है। और इसी को क्या कहते हैं, अधिकार क्षेत्र कहते हैं, जिसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। अधिकार क्षेत्र यानी कि किसी का मतलब सीमाओं के अंदर जो अधिकार किसी राज्य सरकार को या फिर प्रांतीय सरकार को जो दिए जाते हैं। प्रत्येक स्तर की सरकारों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। सरकार के प्रत्येक स्तर के अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा है। अब ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने सिर्फ दिखावा के लिए उनको दिए हैं, इन सब की सुरक्षा का अधिकार है और गारंटी है। कौन देता है इसकी गारंटी? हमारा संविधान देता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखी गई है सभी चीजें कि किसका कितना अधिकार क्षेत्र रहेगा। संविधान के मौलिक अधिकारों में एक स्तर की सरकार के लिए बदलाव नहीं कर सकती। एक और विशेषता क्या है इसकी कि अकेली केंद्र सरकार या फिर अकेली राज्य सरकार मौलिक अधिकारों में कौन सी बदलाव नहीं कर सकती। उसमें दोनों की सहमति है। जो अगर तीन सरकार तो तीनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय मतभेदों को दूर करता है। एक और बात, सबसे इनसे ऊपर अगर मैं कहूँ तो बार बार हम कहते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। आप पहले की क्लासेस में बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। तो हमारी अदालत यहाँ पर भी सर्वोपरि है। अगर मान लो केंद्र और राज्य सरकार में किसी भी स्तर की सरकार में अगर विवाद है तो उसको कौन सुलझाएगा? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। जो भी फैसला सुनाएगा वो फाइनल फैसला मानकर उसको माना जाएगा। उनकी मतभेदों को दूर कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब छोटा सा एग्जाम्पल अगर लें, पंजाब हरियाणा में जैसे नदियों के पानी को लेकर काफी विवाद रहता है, तो उस पर अगर विवाद ज्यादा बढ़ता है तो उस मतभेद को कौन दूर करेगा? सर्वोच्च न्यायालय उसको दूर करेगा। वित्त का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के अलग अलग स्रोत हैं। अब बात करते हैं पैसे की। अब अगर किसी भी क्षेत्र का किसी भी स्तर पर विकास करना है तो पैसा तो चाहिएगा। तो वित्त का प्रबंधन अलग अलग बांटते हैं। केंद्र सरकार अलग रहेगी और राज्य सरकारों के जो स्रोत हैं वो अलग रहेंगे। संघीय शासन व्यवस्था न केवल देश की एकता को बढ़ाता है बल्कि क्षेत्रीय विविधता का भी पूरा सम्मान करता है। अब इसने क्या कर दिया? पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर रखता है। संघीय शासन व्यवस्था एकता को तो बढ़ाता है, साथ में जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनको भी पूरा सम्मान देता है, उनकी भी पूरी रिस्पेक्ट करता है। तो ये इसकी क्या थी? महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। और आप इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का है। इसके बाद बात करते हैं कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का जो बंटवारा है वो हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यानी कि अगर बात करें सत्ता के बंटवारे की तो वो सब जगह पर एक जैसा नहीं पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो अलग मिलेगा, अमेरिका की अगर बात करें तो वो अलग मिलेगा, अगर बेल्जियम की हम बात करें तो वहां पर अलग मिलेगा। तो इसमें अंतर पाया जाता है। इसके बाद अगला जो है वो आपका टॉपिक है संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। यानी कि इसका गठन है संघीय शासन व्यवस्था का, इसको कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का जो आपका प्रश्न नंबर 10 रहेगा होमवर्क, उसका ये आंसर रहेगा। पहला जो तरीका है वह दो या अधिक स्वतंत्र राज्यों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन करना है। यानी कि क्या कह रहा है, हम छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जाते हैं। दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों की बात यहाँ पर कर रहा है, उनको एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन करना है। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। संप्रभुता यानी कि अपनी स्वतंत्रता जो है, अपने प्रकार की अपनी सरकार जो उन्होंने रखी है, उस सरकार जो उन्होंने बनाई उसको साथ लाते हैं और तथा अपनी अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। साथ आकर संघ बनाने की जो ये सत्ता है इसको क्या कहते हैं? कमिंग टूगेदर। ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे? इसको कमिंग टूगेदर, यानी कि अलग अलग राष्ट्रों का एक बड़ी इकाई बना देना कहलाएगा कमिंग टूगेदर। और अगर इसकी मैं बात करूं तो आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ये जो कमिंग टुगेदर का जो उदाहरण है कहाँ का मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब अमेरिका तो आपको जैसे पता है मैप के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया जैसे एक महाद्वीप, और स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो वो एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर ये स्थित है स्विट्जरलैंड। तो इन देशों में क्या पाया जाता है? कमिंग टुगेदर का जो तरीका वो है। और यहाँ पर प्रांत ज्यादा मजबूत होते हैं। अब क्या बात की थी मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि जरूरी नहीं कि हर जगह पर केंद्र सरकार मजबूत हो संघवाद में, इससे उल्टा भी हो जाता है। यहाँ पर कौन ज्यादा शक्तिशाली? प्रांत। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर केंद्र की बजाय जो प्रांत की सरकार है वो ज्यादा पावरफुल है।
दूसरा जो तरीका आता है, अगर भारत में लेके चले तो भारत में देखिए कैसा है। दूसरा तरीका है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना होता है। इसमें कौन बनाता है राज्य? पूरी केंद्र सरकार है वो राज्यों का गठन करती है अपने देश की विविधताओं को देखते हुए, और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। फिर हमारे देश में जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बाद में क्या होगा? सत्ता का बंटवारा जैसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं होल्डिंग टूगेदर। क्या कहेंगे इसको? होल्डिंग टूगेदर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ हम गए, देश से हमने राज्य बनाए यहाँ पर। और ये उदाहरण मिलता है भारत में, बेल्जियम में और स्पेन में। अब भारत को तो आपका मैप, वर्ल्ड के मैप पर आपने देख रखा है। बेल्जियम वो भी एक क्या है? यूरोपियन कंट्री है। और स्पेन भी क्या है? एक यूरोपियन कंट्री। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर भूमध्य सागर के पास है। तो इन देशों में क्या पाया जाता है? होल्डिंग टुगेदर का उदाहरण देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलता है? कमिंग टुगेदर का उदाहरण यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो आप ध्यान दें। सबसे पहला तो संघवाद का क्या अर्थ, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, संघवाद का अर्थ आपको बताना है। दूसरा, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, आप बताएंगे। एकात्मक है कि यहाँ पर जो सरकार है वो संघीय सरकार है, हम कर चुके हैं इसको भी आज। श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार है, ये भी हम कर चुके हैं। सरकार का वह प्रकार जिसमें शक्तियां केंद्रीय सत्ता तथा उनको बनाने वाले हिस्सों में बांटी जाती हैं। अब अगर शक्तियों के बंटवारे की बात है तो आप समझ जाना कौन सी सरकार है? संघीय सरकार है। यानी कि शक्तियां क्या कर रखी है? अलग अलग हिस्सों में बांट रखे, अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखे। तो आप पूरे लेसन में यही पढ़ रहे थे। तो कौन सी सरकार है? संघीय सरकार। संघीय सरकार में कौन अधिक शक्तिशाली होता है? यानी कि भारत की अगर बात करें तो भारत में आपको बताना है, भारत में संघीय सरकार में कौन शक्तिशाली? तो मैंने बताया था भारत में कौन शक्तिशाली है? केंद्र। लेकिन अगर अमेरिका की बात करेंगे तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? प्रांत ज्यादा शक्तिशाली है। कमिंग टुगेदर संघ में कौन शक्तिशाली होता है? और कमिंग टुगेदर संघ किन किन देशों में है? आप एक प्रश्न में इसको कर सकते हैं, अलग अलग भी इसको कर सकते हैं। होल्डिंग टुगेदर संघ में से कौन शक्तिशाली होता है? और होल्डिंग टुगेदर किन देशों में पाया जाता है? कहाँ कहाँ पर होल्डिंग टुगेदर है और कहाँ कहाँ पर कमिंग टुगेदर है? और एक आज आपका जो बड़ा प्रश्न इसी से, ये छोटे निकाल दिए हैं, इसी में से आप बड़ा भी ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। क्वेश्चन बनेगा कि संघीय शासन व्यवस्था कितने तरीकों से गठित होती है। तो ये आपका पूरा जो आंसर है ये कंप्लीट यहाँ का आपका आ जाएगा। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। इसको अच्छे से नोटबुक में उतारें, इसको अच्छे से याद करें। थैंक यू।